वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। हेलो हेलो, इतना स्लो है। हम चर्चा चल रही थी हमारी, सेकेंड ऑर्डर पे भी है क्या, बात करते हो? एक क्वेश्चन 2022 करते हैं। ये सवाल हमने किया था। एक सवाल आप और करिए, जिससे आपको थोड़ा सा यकीन आ जाए कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपसे हो रहा है। नीट 2022 लैंग्वेज मत जाओ। ए से बी जा रहा है। ए से प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, ये आपके मॉड्यूल में भी होगा, लेटेस्ट है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.001 मोलर इन 5 मिनट्स। फाइंड के। इस सवाल से आपको यकीन हो जाएगा कि आप वो सवाल कर पाएंगे जो नीट में आते हैं। अपना अपना करें सभी लोग, फेयर पे लिख के पहले आंसर निकालने के चक्कर में ना पड़े। उससे बहुत, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना, बहुत चिल्ला, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम जरा सा। हेलो, चेक चेक। हु इज आंसरिंग? हाँ जी, 0.9, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, गो अहेड, यही द रास्ता है, वो रास्ता है जहाँ पहुंचेगा आंसर। टेन की पावर -4 हो जाएगा। यस, कूल। नाउ सॉल्यूशन। सीधा फार्मूला लगाओ, के टी बराबर 2.303 लॉग ए की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाय 0.001। ठीक है। टी गिवन है 5 मिनट, तो 5 इंटू के इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा +3। ये 10 की पावर -1 है, +3 -1 आएगा -2, +2, और 2 बाहर आएगा, लॉग 10 ज्यादा होगा। हेलो हेलो, हाँ, तो यहाँ आएगा 2 इंटू लॉग 10 डिवाइड बाई 5। हाँ, क्या कह रहे हो? आंसर मिनट में, ये थोड़ी ना एसआई सिस्टम चल रहा है, मीटर पर सेकेंड में लेना है। जो दिया है जिस यूनिट में के, जिस यूनिट में टाइम, उस यूनिट में के। एंड ऑल्सो ऑप्शन विल हेल्प। हेलो 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 हेलो। बढ़ गया घट गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ तो ठीक है। हाँ, अभी उससे कम नहीं हो सकता। बर्दाश्त करो, मैं भी वही हूँ जहां तुम हो। ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो बे? माइक हो तो है, वो कितना भी चिल्लाए फोन पे, घंटों 2 घंटे बर्दाश्त कर लोगे। हेलो हेलो, बताओ कितना आया?
0.92। मिनट इनवर्स किसी ने लिखा होगा। ये सवाल पीवाईक्यू का है, ऐसे सवाल आपसे एक्सपेक्टेड है। काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये पढ़ा है मैंने सूडो। रुक जाओ, क्या नाम था उसका, नहीं पढ़ा शायद। ये वो पढ़ा है क्या, बैक्टीरियल ग्रोथ? बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं ना, वर्ड ही नहीं याद है आपको तो कहां पढ़ा है। काइनेटिक्स ऑफ काइनेटिक्स गड़बड़ हो गया। आप लिखो हेडिंग काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। काइनेटिक्स ऑफ ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसलिए इसमें क्या आएगा, सेम रूल लागू होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो ग्रोथ है, इसलिए टाइम 0 पर अगर बैक्टीरिया ए थे तो टाइम टी बराबर टी पर बैक्टीरिया ए माइनस एक्स ना हो करके ए प्लस एक्स हो जाएंगे। बस बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं ना टाइम के साथ, अभी तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बस प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। तो हाँ, टाइम के साथ इसका ग्रोथ घटेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम के साथ उसका रेट घटता है कि नहीं। अब एक बात समझो, हम जब रिएक्शन पढ़ते थे तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन नीचे जाती थी, इसलिए रेट लिखते थे माइनस डी ए बाई डी टी, रिमेंबर। अब रेट लिखेगा प्लस डी ए बाई डी टी। तो अब जो लॉग वाला टर्म है वो पलट जाएगा, पहले क्या था, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स था, अब उल्टा हो जाएगा, उल्टा। तो फार्मूला क्या आएगा, के टी बराबर लॉग, आई एम सॉरी 2.303, पेन चलाओ, स्लाइड चेंज कर दूंगा, 2.303 लॉग ए नहीं ए प्लस एक्स अपान ए, बस इतनी सी बात है। ये फार्मूला ही अपने आप में सवाल है, इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है आपने। दूसरा, काइनेटिक्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कम कर, पापा जग जाएगा। It is also first order reaction, फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर याद है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन किए जाएंगे, कुछ टर्म्स डिफाइन किए जाएंगे, वो टर्म्स क्या है, इन्वर्जन का यहाँ मीनिंग क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन का बदलना। ऑप्टिकल रोटेशन टर्म सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी गलती से, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना, पीपीएल को रोटेट करना, क्लॉकवाइज करना, एंटी क्लॉकवाइज करना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, कभी नहीं सुना। ग्लूकोज केमिस्ट्री में सुना होगा, बायोमोलिक्यूल्स में।
तो नहीं सुना तो आज सुनो। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं, उसमें से आपका केन शुगर भी आता है। केन शुगर हैज टेंडेंसी हैज टेंडेंसी टू रोटेट। हेलो हेलो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, टेन केन शुगर, ये अब टू करता है बीच बीच में, बहुत ज्यादा हो गया वॉल्यूम, थोड़ा सा कम कर दीजिए प्लीज, मुझे भी सिखा दीजिए ना। उधर छिपा है। हेलो 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 हेलो, कम करना है। हाँ 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 बस, अब नहीं कर रहा टूटा। तो बताओ, मैंने कहा रोटेशन एक इन्वर्जन मतलब होता है तो इन्वर्जन माने होता है, इन्वर्जन माने होता है ऑप्टिकल रोटेशन का बदलना, अपोजिट हो जाना, अपोजिट हो जाना। ठीक है, पहले अगर डेस्टो था तो अब लीवो हो जाए, लीवो था तो अब डेस्टो हो जाए। भाई कंट्रोल करो ना इमोशंस को, बस ये जानो इन्वर्जन माने पलट जाना। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन का बदल जाना, प्लस से माइनस हो जाना, डेस्टो टू लीवो हो जाना, लीवो टू डेस्टो जाना, अपोजिट। तो यहां कुछ टर्म्स आएंगे, आर नॉट, आर टी एंड आर इनफाइनाइट। थैंक यू सर। ये तीन टर्म्स आएंगे। अब इन तीनों का नाम सुनिए। पहला है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन या वैसे तुमने कौन सा लिखा होगा अभी, तो ब्रेकेट लिखो, इनिशियल एट टाइम जीरो, एट टाइम, जिसने लिखा है वो लिखा है एट टाइम जीरो, इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन, इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन। और ये आर टी है ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी, ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर टी टाइम। और आर इनफाइनाइट लिखो ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्या फर्स्ट ऑर्डर कभी रिएक्शन कंप्लीट होती है? तो कंप्लीशन मतलब इनफाइनाइट टाइम पे। ऑप्टिकल रोटेशन लिखो कामरान, आफ्टर रोटेशन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम मतलब एट एंड, है ना, कंप्लीशन। तो ये तीन टर्म्स आएंगे बस, और कुछ नहीं खास बात। तो इसमें जो फार्मूला आएगा के टी बराबर, वो ये आएगा, के टी बराबर 2.303 लॉग ऑफ ए, नहीं आएगा, वहाँ आएगा आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइड बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। ये फार्मूला याद कर लो, खुश रहो। ये सवाल अपने आप में फार्मूला ही सवाल है। अभी रिसेंट में इन दोनों पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ना नीट में ना एम्स में, पर सिलेबस में है। तो कभी कभी जब मंत्री बदलता है या जब, तो समझते हो, खेल पलट जाता है। सो गेट रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। चल बैठ चुप करके। फर्स्ट बेंच वाले बच्चे होते बद दिमाग। राइट चेंज। अब आएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 आ जाएगा, राइट। यानी यहाँ पे आएगा आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, है कि नहीं। फिर आप लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, ये सब पढ़ा चुका मैं, इधर देखो, इक्वल टू लिखोगे के कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इसको आप क्या करते हो, डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे, लिमिट वगैरह लगाओगे, बहुत सारी मेहनत करोगे, तो आपको मिलेगा के टी बराबर 1/a माइनस एक्स प्लस, नहीं, माइनस 1/a। ये फार्मूला बन के सामने आएगा के टी का फार्मूला। ये भी सिलेबस में नहीं है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन केमिकल एनसीईआरटी पे, पर जो रफ आइडिया है ना,
nth ऑर्डर से आप सबको कंपेयर कर सकते हो ना। शुरू में पढ़ा है ना टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 0 1 2 तक तो लिखी ना एटलीस्ट, तो 2 तक डील कर सकते हो आप, लेकिन इसका पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन उसके बाद फिर उसमें वैल्यू डिराइव करके फिर वहाँ पे ये फार्मूले, इतना सिलेबस में नहीं है। पर हाँ ये डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस छोटे छोटे कर पाओ। तो यहाँ से बताओ अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ कैसे, सी टी और सी नॉट के टर्म में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/CT -1/C0, चेक इट, है ना गाइस। तो अगर मैं टाइम को टी हाफ ले लूँ, अगर मैं टी बराबर टी हाफ ले लूँ तो मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, बोलो रे। अगर टी हाफ की पढ़ाई करनी हो तो मुझे क्या करना होता है, बार बार एक्स की जगह a/2 रखना होता है, पुट इट देयर। यही क्वेश्चन बन जाए, ऐसे नहीं करते बच्चा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ऐसे, तो हमें नया क्या मिलेगा, के टी बराबर हाँ 1/a तो या हम सॉरी के टी हाफ, तो टी हाफ का फार्मूला बन के सामने आएगा 1/a के अरविंद केजरीवाल। यहां से बताओ, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये बात पहले बताई जा चुकी थी। पता है हाँ, खराब है। ऐसा और मदद था ना। अच्छा हेलो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जीरो ऑर्डर में रेट टी हाफ ए के डायरेक्टली था, यहाँ इनवर्सली है। ग्राफ वाला टेबल जाके देखो, वहाँ ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब जाके टी हाफ का एग्जैक्ट फार्मूला पढ़ा दिया, ठीक है। चलो सब लोग सोचो एक बार, मुझे जीरो फर्स्ट और सेकेंड तीन ऑर्डर का टी हाफ का फार्मूला सुनने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ, बताओ। अरे थोड़ा मन में सोच लो पहले, नालायक कहीं के। जीरो पहले है फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू a/k कि 2k, 2k a/2k। यहाँ पे देखो 1/a के है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, के दोनों जगह डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है क्या। तीनों टी हाफ के फार्मूले आ गए। तो अगर तुम्हारे पास वो जो टेबल बनाई थी मैंने ग्राफ वाली टी हाफ वाली, कैन यू चेक, ग्राफ वाली टेबल में जाओ सभी लोग, तेज तेज दूर दीजिए है। तो ग्राफ वाले टेबल में अगर आप लोग चाहें तो अब एग्जैक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। ग्राफ वाले टेबल में जाके देखो, जीरो ऑर्डर के लिए आप लिख देना टी हाफ बराबर a/2k, राइट। और फर्स्ट ऑर्डर के नीचे छोटा छोटा लिख देना 0.693 डिवाइड बाई के, और सेकेंड ऑर्डर की लिख देना टी हाफ बराबर 1/a के। ये तीन फार्मूले टी हाफ के आपको आने चाहिए। वहां जगह नहीं है तो नया से लिख दो, नए 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 पेज पर जहां पढ़ रहे वहीं लिख दो। ग्राफ जहां बनाया ये नहीं है वो टेबल बाबू, दूर से दिख जाता है वो टेबल। तुझे देखा तो ये जाना सनम। कहाँ डन। ओके स्लाइड चेंज। क्यों ये तुम नहीं जानते, ये ध्यान छापोगे घर पे ये बोझ। बट मैं ये नहीं लिख दूंगा ना, लिखो ये फार्मूला तो पढ़ो सवाल आंसर। हेलो हेलो, आंसर इज थर्ड कि फोर्थ, नन, ऑल ऑफ देम। बोलना मत किसी को।
कहाँ गया जी, यहाँ पर तुम बताओ। थर्ड में कंफ्यूजन है किसी को? थर्ड रेट पूछ रहा है, और टी हाफ नहीं बोल रहा है गरीबो। हाँ, रेट ऑफ फर्स्ट स्टार्टअप डज नॉट डिपेंड। रेट तो डिपेंड करता है ना, टी हाफ डिपेंड नहीं करता, तो आंसर सेकेंड। क्लियर? तो हमने ऑर्डर वार्डर सब पढ़ लिया, अब एक लेक्चर वैसे आज खत्म हो, हाँ इंशाल्लाह आज ही खत्म हो जाएगा। तो एकदम सीरियस होके बैठ जाओ, 2 बजे तक हिलना मत जगह से। जितना आप इफेक्टिवली समझना चाहते हो उतना इफेक्टिवली पड़ोसी को इग्नोर करो। टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री फॉरगेट योर नेबर, समझे बे शराबी? यही कर रहा है। और तू लास्ट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नया टॉपिक है, ठीक है? यानी अब आप देखने जा रहे हो कि रेट कांस्टेंट कैसे बदलेगा। जिसे अभी तक कांस्टेंट बना के रखे थे ना, उसे अब हम बदलने वाले हैं। तो रेट कांस्टेंट बदलने वाले हैं, इसके लिए आप ये समझ लो कि हम पढ़े थे R बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स वॉट एवर एन। हम अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हम ए को बदल रहे थे और देख रहे थे कि आर पर क्या फर्क पड़ता है, फर्क है ना। लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम ए को कांस्टेंट कर लेंगे और के को बदलने वाले हैं। जरा सोचो, जब के बदलेगा तो आर तो बदलेगा ही बदलेगा। यानी मैं या ये कहूं चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट या इफेक्ट ऑन रेट, दोनों सेम है। और आर और के पैरेलल है, पैरेलल। जो रेशियो के का आएगा वही रेशियो आर का आएगा, समझ गए? तुमसे यहां रेट कांस्टेंट पूछे या रेट ही पूछे, बात दोनों सेम होगी। गरीबों समझ गए कि नहीं? हट जावे, समझ गए ना? तो हेडिंग में सबसे पहले समझो, बारीकी से एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट। हमने एक पढ़ा था के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम में ये दिमाग लगाया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, एक्सो होगी तो उल्टा हो जाएगा। तो वो के इक्विलिब्रियम था। यहाँ स्मॉल के है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट शुरू में हर रिएक्शन का बढ़ता है। क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पे सभी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट बढ़ता है, समझे? शुरू में, वो बाद में उसका रोल आता है एंडो एक्सो का। तो हमें शुरुआत में अप टू सम टेम्परेचर, एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी की, जब भी किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री रेज कर देते हो ना, 10 डिग्री बढ़ा देते हो, तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट। फिर सुनो, जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो रेट कांस्टेंट डबल से ट्रिपल के बीच में बढ़ जाएगा। और ऐड कर दिया डबल से ट्रिपल के बीच में, बट द मोस्ट कॉमन इज डबल, ठीक है? सो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट को बढ़ना ही बढ़ना है। फिर कितना बढ़ना है? डबल से ट्रिपल के बीच में, ठीक है? तो लिखो पहला पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, थोड़ा थ्योरेटिकल, टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ये बाई है, मतलब चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर में 10 डिग्री का। रेट कांस्टेंट या रेट, रेट कांस्टेंट या अलग कलर से देना या रेट, थोड़ा ताकि पता है दोनों पैरेलल चलते हैं। और रेट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना हो जाता है। मोस्ट कॉमन इज 2 टाइम, है ना? मतलब अगर 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 टी केल्विन टेम्परेचर, टी केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K1 है या KT है, और T+10 डिग्री की केल्विन, दोनों सेम होगा, डिफरेंस सेम होता है। केल्विन पर रेट कांस्टेंट KT+10 हो गया। आप समझिए इस बात को।
तो ये रेट कांस्टेंट इसका क्या होगा, डबल से ट्रिपल, ये रेट कांस्टेंट बढ़ गया ना, इसका कितना, डबल से ट्रिपल के बीच में, तो भाई ये 10 रहा होगा तो 20 हो गया होगा या 30। चलो 1 मिनट के लिए या और उससे भी कम टाइम के लिए आप डबल मान के चलो, ठीक है, मोस्ट कॉमन टर्म डबल हो जाता है। बताओ अगर आप रेट कांस्टेंट डबल कर देते हो तो इनका जो रेशियो आएगा के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 to 3 के बीच में। इस रेशियो को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो देखो बोर्ड पे, इधर देखो देखो देखो, म्यू से लिखते हैं, एक सेकंड, हाँ म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू के एट टी प्लस 10 डिवाइड बाई के एट टी। ये रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो उसके म्यू से लिखते हैं, और म्यू को पढ़ते क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अंग्रेजी में कैसे डेफिनेशन लिखनी होती है, अगर मैं बोर्ड एग्जाम पढ़ा रहा होता तो म्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट एक हेडिंग लिखता, शानदार है ना, और फिर कहता कि इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर, इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। चलो मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू का रेंज क्या आएगा गाइस, ये रेंज क्या होगा, म्यू 2 to 3 बाय डिफॉल्ट कितना लोगे, हाँ जब कुछ ना दिया जाए तो म्यू 2 लिया जाएगा, म्यू 2 मी 2 बाय डिफॉल्ट ना। एक सेकंड, अभी अगली स्लाइड में दो बातें बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट म्यू लिया जाता है ज एंड टी लिया जाता है 300 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ना दिया जाए, कहे बस 10 डिग्री बढ़ा दिया गया, तो समझ लेना शुरुआत में रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉरी 27 लिया ना इसने, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस एंड 300 केल्विन है ना बच्चा, 273 जोड़ेंगे। कैसे बैठ आराम से, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, म्यू को, इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर डिफर्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए स्लाइड चेंज एंड आगे चर्चा। कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर। देखो ये तो 10 डिग्री के चेंज पे है, जरा सोचो क्या हमेशा 10 डिग्री का ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए एक टेम्परेचर है 40 डिग्री, फिर टेम्परेचर बढ़ा के सीधा कर दिया गया 300 डिग्री, तो रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ा, कितने गुना हो गया, कितने टाइम हो गया। तो आप हिसाब लगाओगे ना, हर 10 के बाद डबल हो रहा है, तो 40 से 50 जाओगे, 60 जाओगे, डबल करते जाओगे। तो इसका एक जुगाड़ तरीका, जैसे हमने कल टी हाफ पढ़ा था, हाफ लाइफ, हर हाफ लाइफ के बाद आधा हो रहा था ना, वैसे यहाँ डबल हो रहा है, पूरा कॉपी पेस्ट। कल हर टी हाफ के बाद क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था ना कंसंट्रेशन। आज के की वैल्यू पढ़ा रहा हूं तो हर एक 10 डिग्री के बाद के डबल हो रहा होगा। तो समझ फरमाइए, मान लीजिए स्टार्टिंग में के है, के है 80 डिग्री सेल्सियस, अब नहीं कुछ नहीं, एक के है। अब मैंने इसमें क्या किया, टेम्परेचर कर दिया चेंज, टेम्परेचर चेंज कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, क्या कर रहा हूं मैं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब नया क्या होगा, 2 के, एक और 10 डिग्री बढ़ा दिया, देखो ना दूसरा सेकेंड 10 डिग्री, तो आएगा 2 × 2 के यानी 2 की पावर 2 के
जब फर्स्ट टाइम बढ़ाया तो यहां पावर 1 आई, सेकेंड टाइम पावर 2 आई, तो बताओ nth टाइम कितना आएगा? पावर n, खत्म, है ना? टू की पावर n टाइम। टू क्या है? म्यू है, म्यू, म्यू बाय डिफॉल्ट दिया गया है। तो आफ्टर nth 10 डिग्री रेज, nth में nth बार क्या आएगा? टू की पावर n के। यार ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इतने लिख लिया क्या? अच्छी बात है। अगर आपको ये समझ नहीं आया, बिल्कुल दुखी मत होना, सिंपल समझो फंडा। ये टू की पावर है ना, टू 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 म्यू है ना, म्यू। तो ये म्यू की पावर, म्यू की पावर, म्यू की पावर, म्यू की पावर, म्यू की पावर n लिख दिया। ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू के टू अपान के वन। फाइनल के अपान इनिशियल के का रेशियो लोगे, टू की पावर n आएगा। तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। सारी बातें एक तरफ, ये फार्मूला एक तरफ। के टू अपान के वन इज इक्वल टू म्यू टू दी पावर n, जहां n क्या है बताइए? इतना ही नहीं, अभी रुको ही, इसको और क्या लिख सकता हूं? आर टू अपान आर वन का भी तो रेशियो यही आएगा ना। अच्छा, अब यहां n क्या है बस वो बता दो आप लोग, बहुत खुशी होगी मुझे। वेयर n इज व्हाट? देखता हूं, हाँ क्या? गुड, पढ़ के बताया सोच के, फिर तो सही है। देखो कितना टेम्परेचर चेंज किया, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो वेयर n इज इक्वल टू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय 10। ये आप बढ़िया समझ लीजिए, फिर आप न्यूमेरिकल सारे कर पाएंगे। न्यूमेरिकल तो इसी से होने हैं, कड़क। इससे पहले वाली बात डेफिनेशन थी। जुम्मा मत पढ़ने आओ वरना बैच वापस भेज। आफ्टर nth, आफ्टर nth 10 डिग्री रेज, कैमरा ना सामने, वेयर n इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय 10। कर लोगे क्वेश्चंस? लिख रहे हो क्या अभी? ये करो सवाल फेयर पे। जो ऑर्डर है वन वन ऑर्डर रिएक्शन, उसने खुद लिखा होगा। अरे फेयर पे लिखो ना, क्यों तुम पढ़ रहे हो बैठ के? चाहे तो फुल स्टॉप तो छोड़ दो, क्यों? वो तुम जानते हो। कह रहा इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, रेट का रेशियो वही आएगा जो के का आएगा, है ना? के पूछे चाहे रेट पूछे, आंसर इज 4। मुझे नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है सही, टू की पावर 9 टाइम्स। देखो पहले अच्छे समझ लो, हाँ टेम्परेचर पहले 10 डिग्री है, T1 ले लेता हूं मैं। देखो चेंज को चाहे केल्विन में लूं चाहे डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। चेंज को चाहे केल्विन में लिया जाए चाहे डिग्री सेल्सियस में लिया जाए, बात एक ही है। बात एक ही है, तो डेल्टा टी कितना आया? 90 डिग्री ना, सेल्सियस चाहे केल्विन। तो बच्चा पार्टी एन कितना आएगा? 90 डिवाइड बाय द इक्वल टू 9। 9 अब मत लिखना डिग्री, एन है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड के टू। तो के टू अपॉन सेकंड आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू म्यू यानी 2 की पावर 9, दैट इज इक्वल टू 512। तो फाइनल रेट बिकम्स 512 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। आंसर
तुम तो 303 से आगे निकल गए। 303 बस तुम्हें सॉल्यूशन पढ़ना है, वो एक चीज़ पेंडिंग है। एक वो फैन चला रखा है लोगों का। नहीं मतलब नहीं लग रही तभी तो लोग, मुझे, मैं अकेला थोड़ी हूँ, सबको गर्मी लग रही है। मैं तो फिर एसी में हूँ, हीटर में हूँ, हीटर में। हाँ क्या बनाओ, अगला सवाल बनाओ। कर क्या रहे हो तुम लोग, टिकस वाला। ट्यूसडे है आज। तो अगला सवाल कुछ इस तरह कह रहा है कि इफ क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन is increased by 60 डिग्री सेल्सियस, या ऐसे या चेंज्ड बाई, एक ही बात है, what will be effect, what will be effect on rate constant बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, कितना बढ़ेगा बोलना है पूरा ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहता है कि जब डेल्टा टी ही आपको दे दिया गया तो अब क्या दिक्कत है, खुश रहो। एन की वैल्यू निकाल लोगे 60 डिवाइड बाय द सॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू फाइंड क्या, K2 अपान K1 बराबर 2 की पावर 6 इक्वल टू 5 × 64, तो K2 बराबर 64 K1। उनका सोचो जिन्हें 2 की टेबल नहीं आती, यानी रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स, समझे, दैट इज रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 64 बिकम 64 टाइम्स। बात ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, ये हेडिंग सही नहीं है, मैं मॉडिफाई करता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन, मुंह बंद करो पीछे वाले, पूरी लाइन गायब कर दूंगा बिना वार्निंग के, तुमको गायब कर दूंगा यहाँ से, वो वाला गायब नहीं, यूपी वाला क्लास से गायब, ठीक है। शांत, अरे तू रिएक्ट गंदा करता है, पहले तो बात करता है फिर रिएक्ट करता है। ऐसे रिएक्ट करता, हाँ मैंने कुछ किया ही नहीं, मास्टर मेरी तरफ नहीं देख रहा है, लाइक दैट। तुम लोग फोन अपना क्यों ऑन रखते हो वे, तो बताओ थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आएगा। इसको मैं लिखूंगा ई टी से
में, इसे आप लिखोगे ई से। ये आता है कोल्यूशन थ्योरी के अंदर टर्म्स। बढ़िया समझो, बढ़िया ध्यान से। देखो ये सारे टर्म्स आते हैं कोल्यूशन थ्योरी के अंदर। कोल्यूशन थ्योरी में एक लाइन क्लियर कर लो, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है वो। जब कभी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और वो कोल्यूजन इफेक्टिव होगा अगर उस कोल्यूजन से पुराना बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बन गया। और अगर बस ऐसे टकराए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऐसे ऐसे कोल्यूजन को आप इफेक्टिव कोल्यूजन नहीं कहोगे। तो बेसिकली कोल्यूजन तो टकराना है, पर इस टकराने को हम इफेक्टिव तब कहते हैं जब कोल्यूजन से पुराना बॉन्ड टूट जाए, नया बॉन्ड बन जाए। तो इफेक्टिव कोल्यूजन होने की दो शर्तें इफेक्टिव। एक पहला, ओरिएंटेशन ऑफ कोल्यूजन प्रॉपर होना चाहिए, यानी वहीं से टकराएं जहां से टकराने से बॉन्ड टूटता है। ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो अखमोर, ये दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, इनके इनका टकराना बॉन्ड को तब तोड़ेगा जब ये ऐसे टकराते हैं। मान लो, मानने में क्या है, ऐसे। अब ऐसे जब जब टकराएंगे तो बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है। ये कहलाएगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। मगर अगर यही मॉलिक्यूल्स बार बार टकराएं, मगर ऐसे टकराएं, ऐसे टकराएं, ऐसे टकराएं, तो समझ रहे हो, तो ऐसे केसेस में यहां पर बॉन्ड नहीं टूटेगा, रिएक्शन नहीं होगी, ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होंगे, और हम फिर वहां पर इफेक्टिव कोल्यूजन नहीं कहेंगे। इतनी बात समझ आई। अब चलो मान लिया कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है टकराने का। अब ये ऐसे आ रहे हैं, धीरे से आए और धीरे टकरा के चले गए, बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो भी इस कोल्यूजन को इफेक्टिव कोल्यूजन नहीं कहूंगा। अब आगे जो फैक्टर आता है वो आता है कि ये इतना तेज टकरा है कि बॉन्ड टूट जाए। आर यू गेटिंग? ऐसे नहीं नॉर्मल कोल्यूजन, इतना एनर्जी के साथ टकराए कि बॉन्ड टूट जाए, यानी अब फैक्टर आता है एनर्जी का। तो इफेक्टिव कोल्यूजन की दो शर्तें, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराए, और दूसरा विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टकराए, ठीक है। तो इफेक्टिव कोल्यूजन जब होगा उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू अंडरगो टू अंडरगो any chemical change, any chemical reaction, reactant molecules must collide effectively with each other, ठीक है ना, सिंपल सी फंडा है। दूसरा, फॉर इफेक्टिव कोल्यूजन two factors are responsible, उसको पहला प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा सफिशिएंट एनर्जी, ऑफ मॉलिक्यूल। दो चीजों का होना जरूरी है। Sufficient amount of energy required for effective collision is called
थ्रेशोल्ड एनर्जी अभी नहीं लिखना है कुछ। डन। बताओ, प्रॉपर ओरिएंटेशन को आप जनरलाइज तो नहीं कर सकते, पर मैं अपना एजम्पशन के हिसाब से मान लेता हूँ कि हेड टू हेड जब एटम टू एटम कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड टूटता है, मान लेते हैं, तो उसको प्रॉपर कह देंगे, बाकी सारे इम्प्रॉपर। तो एक ऐसे ही फर्जी डायग्राम बना के समझ लेते हैं इस प्रॉपर ओरिएंटेशन का माने क्या है। देखो, मान लीजिए ये कुछ इस तरह, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये हेड ऑन टक्कर करते हैं, हेड ऑन तो कहलाता है प्रॉपर, और ये कुछ टक्कर है। अगर ये ऐसे टकराएंगे, ये प्रॉपर कोल्यूजन है, ओरिएंटेशन है, तो रिएक्शन होगी, काम हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर कोई यहां से चला है, कहां से चला है, यहां से आ रहा है, आकर क्या कर लेगा, यहां से टकराता है, कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कहेंगे आप बताइए? दिस वन इज इफेक्टिव कोलिएशन, हट, प्रॉपर ओरिएंटेशन। देख कर लगता है ना थोड़ा सिमेट्रिक है, ओरिएंटेशन, एंड दिस कोलिजन इज इम्प्रॉपर। ठीक है, समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। आ रहा है। दूसरा एनर्जी वाला फैक्टर देखते हैं, वही मेन है, उसी का हमें था इंतजार। तो देखो, आप थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है। जब रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। कोल्यूजन से निकलती है ना एनर्जी, बॉल फेंकोगे, वॉल से टकराएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो कोल्यूजन से एनर्जी घट जाती है, क्योंकि वो कोल्यूजन से ट्रांसफर हो जाती है। तो मान के चलो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, और कोल्यूजन के बाद वो बिल्कुल ऐसा समझो, लेट से कोल्यूजन के 10 जूल एनर्जी चाहिए, 10 जूल। अब रिएक्टेंट के पास 10 ही जूल एनर्जी है, जब ही टकराएंगे उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, सरेंडर हो जाएंगे, तो रिएक्शन नहीं ना होगी। बातें हाँ समझ आती है। चलिए, रिएक्शन करना को हम गेम मानते हैं, गेम खेलना, ठीक है। मान लीजिए आपको या हमको, सारे एनिमल्स को जितने भी हैं, उन्हें सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करने के लिए 120 किलो कैलोरी चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी चाहिए, मान लेता हूँ ये रिक्वायर्ड है केवल इंटरनल फंक्शंस को काम करने के लिए, यू नो, चलते रहे पुर्जे। तो अगर उसने 120 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब की तो उसका इंटरनल सिस्टम काम करेगा, ठीक है। लेकिन मैं ना क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, क्रिकेट, तो क्या मुझे 120 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी? तो ये एनर्जी तो मेरे सर्वाइवल के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है ना,
तो अगर मान लीजिए क्रिकेट खेलने में मुझे 60 किलो कैलोरी एनर्जी लगती है ना, तो टोटल एनर्जी मुझे 180 लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं सरवाइव भी कर पाऊंगा, अपना काम क्रिकेट भी खेल पाऊंगा। ये बात समझ आई? तो ये जो टोटल एनर्जी है, ये वो मिनिमम एनर्जी है दैट आई हैव टू टेक टू प्ले द क्रिकेट। इससे कम लूंगा तो क्रिकेट प्ले नहीं कर पाऊंगा, बीच में रुक जाऊंगा, है ना। और सुनो सुनो सुनो, इसी एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी देखना, रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो कोल्यूजन से एनर्जी निकलती है, कोल्यूजन के बाद उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो रिएक्शन कर पाए, कन्वर्जन दिखा पाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा पाए। ये नहीं कि कोल्यूजन हुआ और सरेंडर हो गए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? टोटल मिनिमम एनर्जी दैट पोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। टोटल मिनिमम एनर्जी। क्रिकेट को मैंने रिएक्शन माना है, ठीक है, तो क्रिकेट तक पहुंचने के लिए, रिएक्शन तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। नाउ बताओ, सर्वाइवल के लिए कितना चाहिए? 120। सर्वाइवल से एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी चाहिए? 60। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो सर्वाइवल के बाद, सर्वाइवल एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी, मेरे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। सिमिलरली रिएक्शन मॉलिक्यूल्स में जाओ, उनके अपने अंदर एनर्जी एक होगी ना, अगर वो कोलाइड करेंगे वो एनर्जी निकलेगी। तो अगर उनके उतनी ही एनर्जी होगी जितनी कोलिजन से निकलती है, तो कोलाइड करने के बाद सरेंडर हो जाएंगे। बट इफ यू वांट कि वो रिएक्शन करे तो कोलिजन के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा वर्ड बोल रहा हूं, दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो बताओ कौन बड़ा है, एक्टिवेशन की थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड है टोटल मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा minimum energy that must be possessed by reaction molecules after collision, है ना। कोलिजन के बाद उतना और होना चाहिए। बस इतना समझा पाता हूं, तो लिखो पॉइंट वाइज। एनर्जी फैक्टर में जाता हूं, ठीक है। पहले लिखूंगा छोटी सी हेडिंग ही, ईटी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। गेट खोल चला गया होगा पक्का। ये घरवा में ऐसा करे तो लात पड़े, पता है। घर में अगर ऐसा ही करे वो, तो माँ बहन जो भी है सब लोग डांटेंगे। दरवाजा खोल चला गया, कुत्ता घुस आया घर में। मिनिमम टोटल एनर्जी possessed by reactant molecules, to undergo what? To undergo chemical reaction is known as heading ये बताओ ये क्या होगा? मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, फालतू एनर्जी, फालतू डीपीएस, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, नहीं आई, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी that must be present in reactant molecules, after collision, na, after collision to
to reaction to take place to undergo reaction is known as EA. Pero बता रहे कौन बड़ा? ET बड़ा. ET बराबर EA प्लस व्हाट? EA प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा H या H सॉरी H, पर वो लिखना नहीं है. वहां पर जो कोलिजन के लिए जो मॉलिक्यूल्स के सर्वाइवल की एनर्जी है उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी है. अगला चैप्टर क्या है? यो ब्रो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट्स 3 क्वेश्चंस. 3 पार्ट्स 3 क्वेश्चंस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट 3 सवाल 10 नंबर के जे एडवांस में आता था. आजकल तो चेंज हो चुके हैं हालात. अब फिर से हालात बदल सकते हैं क्योंकि चैप्टर कम हो गए तो पता लगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 सवाल आ गए, मजा आ गया फिर तो अभी केमिकल काइनेटिक्स अपनी अंतिम सांसें ले रहा है. तुम्हारी तरफ से कितनी प्रैक्टिस हुई तुम्हें खुद नहीं पता. घर में क्वेश्चंस किए, जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाता है फिर क्वेश्चन करने की नौबत जहमत कुछ नहीं होती. फिर साल भर में कभी कभार एग्जाम आएगा तब फ्रस्ट्रेट हो गिरोगे उस पे, 2 4 10 सवाल करोगे, उसके बाद एक सवाल नहीं आएगा फिर छोड़ दोगे. लाओ अब बायोलॉजी ही पढ़ लेते हैं. चुको तो मैं कह रहा था ईए पे थोड़ा और जोर देते हैं. ठीक है, ईए के क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो नहीं होगी ना. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी. वो उनके सर्वाइवल की एनर्जी होती है. सर्वाइवल के बाद कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए ताकि वो काम कर पाए. जैसे आप भाई जितने भी इंसान यहाँ बैठे सबके पास एनर्जी है. मान लो यहाँ पर किसी का घर है, ये पहले कभी पढ़ाया होगा, ये आपका घर है, गरीब सा घर है, ठीक है, और यहाँ पर उसका घर है. अब उसका घर गरीब नहीं है ना, यहाँ सूरज भी निकलेगा, यहाँ पेड़ भी होगा, यहाँ पहाड़ भी होंगे, बहुत कुछ होंगे. ये समझ जाओ तुम. यहाँ बकरी बकरी भी होगी. ऐसे 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 पेड़ वेड़, ठीक है. अब ये दोनों, तुम दोनों के बीच एक बाउंड्री है, वो है पहाड़, ये हिल है. अब ये पहाड़ में बिल्कुल नीचे नहीं रहती, हाँ, थोड़ा ऊपर है. अब आपको यहां से वहां जाना है, आप यहाँ रहते हो, जिंदा हो, एनर्जी तो है. तो इसका ये मतलब नहीं कि इस पहाड़ को पार करने की भी एनर्जी है. अब आपको देखना है कि अगर ये यहां से यहां जाना चाहता है तो उसके अंदर कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक बार चढ़ पाए. बस उतरने के लिए बस यहाँ लेट जाएगा, ढंगते हुए पहुंचेगा. फिर तो मेन काम क्या है, यहां तक चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये जो यहां से यहां तक इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी है. ये एक्स्ट्रा एनर्जी है. जिस दिन ये चढ़ेगा उस दिन ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा थ्रू अ बैरियर. ये जो पीक पॉइंट है ना यहाँ, इस पीक पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. वो स्टेट जहां से यहां भी जा सकता है सिस्टम, वहां भी जा सकता है. ट्रांजिशन बाउंड्री, यहां से अगर लुढ़के इधर आए तो इधर भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम. वहां पे वो देखेगा माहौल कैसा है, वहां पे जाने लायक है. तो ऐसा ही बिल्कुल रिएक्शन भी करेगा. तो ट्रांजिशन स्टेट समझ आया? मतलब एक हाई एनर्जी वाला स्टेट. छोड़ो बे. मान लीजिए लेट A to B P is एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक ग्राफ बनाएंगे पूरे बोर्ड, पूरी कॉपी, आई मीन डिटेल में, पूरा बड़ा सा. हाँ, तो पहले मैं बना लेता हूं फिर आप लोग बनाइएगा. हमें पता है प्यार. इसको पोलियो है, नहीं मजा आया मुझे.
यस, पहले मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा कुछ आइडिया हो जाएगा, फिर आप शुरू कर देना बीच में। मान लीजिए कि रिएक्टेंट यहाँ है, ये रिएक्टेंट है, आर ले लेता यार, यहाँ पी लिख लिया होगा ना, कोई बात, आर रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट में जाना है। इस दिशा में पोटेंशियल एनर्जी है या एंथैल्पी है, तो बताओ अगर ये एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम की ज्यादा? प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम की ज्यादा? जागो, एंडोथर्मिक है ना, तो ज्यादा होगी ना, लेके जाएगा एनर्जी, खा के जाएगा, बढ़ जाएगी एनर्जी, कोई बात नहीं, होगा, होता है, होता है। मान लीजिए समवेयर हेयर, ये है प्रोडक्ट, और दूर ले लो, ये है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहता, क्या सीधे रास्ते चला जाएगा? कुछ तो रुकावटें आएंगी ना, तो वो रुकावट क्या होगी? एनर्जी बैरियर, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अगर ये वहां जाना चाहता है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ यूं बना लीजिए, ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों की हाइट कंपेयर करोगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आपको वो ऊपर ये नीचे नजर आएगा, राइट। तो इसकी जो एंथैल्पी है, इस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, उसको मैं डेल्टा नहीं एच रिएक्टेंट कहता हूं, और इसकी एंथैल्पी को मैं एच प्रोडक्ट कहता हूं, ठीक पेट। एच प्रोडक्ट कौन बड़ा वे? एच प्रोडक्ट। इनका डिफरेंस कहां है? डिफरेंस, इनका डिफरेंस गैप, ये है ना डिफरेंस। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ये है ना डिफरेंस। इस डिफरेंस का क्या नाम दूं? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, है ना, डेल्टा एच रिएक्शन। नहीं, कलर सेम रखते हैं ना, मजा नहीं आया। डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक पैट, नॉट पैट, ठीक। अब बताओ वेयर इज एक्टिवेशन एनर्जी, वेयर इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये दो बाकी हैं अभी, ये तो पुरानी बात है, तुमको बिल्कुल नहीं आती। ये रिएक्टेंट है, इस बैरियर को पार करना पड़ेगा, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज समझ आ गया ना। मान लो ए बी के साथ जुड़ा, ये बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। सुनो, ए का ऑलरेडी बॉन्ड बी के साथ है, लेकिन अब ए ना इस बॉन्ड को तोड़ के डी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या करेगा बताओ? इस पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा? पहले नहीं तोड़ेगा, पहले डी से हल्का फुल्का इंटरेक्शन करेगा, है ना, थोड़ी बातचीत करेगा, जब लगेगा नहीं इधर चांस है तो वो बॉन्ड तोड़ेगा। अब एक स्टेज आएगी, जरा सोचो कि इधर से पुराना बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, ऑलमोस्ट टूट चुका होगा, और इधर से नया बॉन्ड बन रहा होगा। उस स्टेज पर इस ए की एनर्जी हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा टेंशन उसी वक्त होगी। इसको भी समझना है, इसको भी समझना है, और उसी वक्त ये कंफ्यूज्ड होगा, एनर्जी हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट एनर्जी। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहां ये दोनों तरफ जा सकता है। हो सकता है इसको इसकी बॉन्डिंग समझ ना आए तो वापस से वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना। तो इस स्टेज से वो दोनों तरफ लुढ़क सकता है। तो ये वो स्टेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? इधर फिर क्या लिखूंगा? ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी कहाँ है? आर से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक की, समझो ये एनर्जी बैरियर। तो इसको कलर चेंज, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, EA फॉरवर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाँ जी, ये भी तो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, बैकवर्ड। अगर ये वहां जाना चाहता है तो उसको ये हाइट अचीव करनी पड़ेगी, पता नहीं जी कौन सा, बैकवर्ड। चलो अब फैजान बताओ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ध्यान से, हाँ ग्राफ में सब कुछ, बोर्ड पे देखो पहले 2 मिनट।
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड बोथ एक्टिवेशन एनर्जीज? वेरी गुड। तो ये पूरा कितना है बे? ये पूरा है ये फॉरवर्ड, वहां देखो है ना, और इतना क्या है ये बैकवर्ड, इसका डिफरेंस है डेल्टा एच। तो क्या लिखूं? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारी बातें एक तरफ, ये अकेला फार्मूला एक तरफ, सबका बाप है। डेल्टा एच बराबर ये फॉरवर्ड माइनस ये बैक। सुनो, ये किसके लिए? एंडो की एक्सो। ये किसके लिए? एंडो की एक्सो। हाँ, तो ध्यान सुनो, ये ऑलवेज वैलिड है। ध्यान सुनो, ये ऑलवेज वैलिड है, एंडो के लिए भी है और एक्सो के लिए भी है। साइन बदल जाएगा। सोचो सोचने वालों, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ये कम है, तो पॉजिटिव आएगा, वो ये है, वो ये। और अगर इसको नीचे कर दूंगा, इसको नीचे कर दूंगा, तो ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी, फिर ये निगेटिव आएगा, तो साइन ऑटोमेटिक आएगा। ये वैलिड फॉर बोथ है। पीवाईक्यूज इस पे भरे हुए हैं, पीवाईक्यूज। सिमिलरली मैं एक्सो के लिए बना सकता हूँ, बनाऊंगा नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स एक इजी टॉपिक है, चैप्टर है, बस थोड़े क्वेश्चन घर पे करो, असाइनमेंट सॉल्व करो। जो तुम्हारा पीपीपी है ना, उसमें काफ़ी इस चैप्टर में बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं कंसेप्चुअल। बताओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होती है? ओवरऑल डिफाइंड नहीं होती। कैसे पता करूँ कि कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? अगर ऑर्डर वही आ रहा है जो रिएक्शन में लिखा है तो एलिमेंट्री है, अगर वो नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स है। मान लो लिखा A+2B किस प्रोडक्ट, लेकिन रेट ला लिख दिया के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 B की पावर हाफ, तो क्या इसे देखकर पता चला कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है? हाँ, यो। स्केल जल्दी बनाओ, स्केल बना रहे हैं। HR HP में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा एच बराबर HP माइनस HR, वो भी ऑलवेज ट्रू है। अच्छा, तो देखो एक बात और, अगर मैं एंडो लेता हूं, एक काम करता हूँ ना, मैं ये बताता ही नहीं हूँ कुछ, तुम मुझे ये बताओ कि अगर x बराबर y+3 आएगा तो कौन बड़ा है ना? y x के बराबर नहीं, जब तुम y को 3 रुपए देते हो ना, तब x की बराबरी करता है, तो यहाँ x बड़ा है y से। और अगर लिखा होता x बराबर y माइनस z, तो यहाँ पर y बड़ा है x से। बस बहुत है, ये बड़ी बात, इसका इस्तेमाल इसमें है। सोचो, आपसे सवाल पूछेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई फॉरवर्ड एंड डेल्टा एच, तो ई फॉरवर्ड इसको इधर भेज दो, तो ये फॉरवर्ड बराबर डेल्टा एच प्लस ये, अब इसका साइन डिसाइड करेगा। अगर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये फॉरवर्ड ग्रेटर देन डेल्टा एच। अगर माइनस में हो गया तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है, राइट? तो वो रिलेशन पूछता है, लेकिन उसका बेस ये होगा जिसके तुम क्लास 7 में मास्टर बन गए थे। मैंने क्वेश्चन कराए, हाँ कराए। डन। नहीं, अब आज आप घर पे करिए, इसकी फोटो फोटो उसमें है, स्क्रीन शॉट उठा लेना। अरे बहुत स्केल वाले बहुत टाइम लगाएंगे, ये थोड़ी ना मैंने स्केल इस्तेमाल किया, मेरे पास फैसिलिटी थी। आपको ऐसे डॉट डॉट बनाना, डॉट बनाना जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इतना ये है, इतना ये है। हाँ, भाई ने क्या सही बनाया है भाई, और सब कुछ, अरे बाप गजब। तो है कौन? अच्छा,
अच्छा एक्स एक्सिस पर क्या है गाइस, किसी ने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। एक्स एक्सिस पर है रिएक्शन का आगे बढ़ना, रिएक्शन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। गुजर रहा है ना ऐसे आगे। एक बात क्वेश्चन करने से पहले ये बात क्लियर कर लो कि यहाँ पर आपको इसका साइन लेना पड़ेगा एंडो एक्सो के लिए। तो यही ग्राफ अगर मैं सिमिलरली सिमिलरली और एक्सोथर्मिक, जिसके लिए डेल्टा एच क्या होता है बच्चा, है निगेटिव यानी लेस देन जीरो, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कम टाइम वाला ग्राफ, लाइट, ओ सॉरी गाइस, यहां से यहां ऐसे आएगा, है ना, इसी रिएक्टेंट इसी प्रोडक्ट, बिल्कुल छोटू सा ग्राफ। तो ये ग्राफ आई थिंक मैं अब तो 2 बार पढ़ा चुका, एक बार पढ़ाया था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम, नहीं नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आज पढ़ा रहा हूँ, अब नहीं पढ़ाऊंगा। डन। सुनो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कैसी कुछ बोल रहे बाबू, क्वेश्चन करो। यार भी लिखो, पहले पढ़ क्यों रहे हो, नहीं लिखो, तुम लिखते थे पढ़ना, घंटे लगाते हो लिखने में, जल्दी लिखो। फॉर एन एक्सोथर्मिक, जागो, अच्छा मैं तो आंखें चेक कर रहा था। फॉर फॉर एन एंडोथर्मिक, एंडो ही तो है रे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वाह 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 वाह, क्या बात है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी, मिनिमम वैल्यू पूछा है, एंडो है तो उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, जीरो हो नहीं सकता, है ना, जीरो हो नहीं सकता, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और उसके बाद कंपेरिजन करेंगे आप लोग इन दोनों में, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती है, एक्टिवेशन है तो रिक्वायर्ड ही होगी, राइट। सो व्हाट आई मीन, डेल्टा एच बराबर ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो देखो आपको चाहिए क्या, ई ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू ये प्लस प्लस में ना डेल्टा एच प्लस ई बी। तो बताओ क्या ख्याल है इसे देखकर, ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव मत होता है, और ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन में पॉजिटिव। आसान निकला। बंद करना है। हाँ भाई ये हीटिंग पर कहाँ से चला था, यहाँ से ना, फैन हीट, फैन हीट दो ही चीज आता है, क्यों भाई, रहने दो, रिस्क नहीं लेते। आप भाई नहीं, ओके अगला सवाल, ये करके दिखाओ। अरे 2013,
अरे नहीं चिल्लाओ ना ना ना, मुझे पता है। आप ना ऐसे लिख सकते हो, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। करो 2013। करो आंसर करो, क्या कर रहे हो तुम? बैठो आराम से शांति, उसे क्यों? द एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये 50 किलो जूल। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 20 किलो जूल। ईबी पूछा है, डेल्टा एच बराबर ई ए माइनस ई बी। तो यहाँ से डी बी निकालूंगा। तुम इधर तुम उधर, 50 - 20 इक्वल टू 30 किलो जूल। डन। अभी तो चिल्ला रहे थे जब लिखने का टाइम था तो। बच्चों ऐसे लिखो ना सवाल को, ये दिया वो पूछा, फिर ये निकाल दो फटाफट। 2013 लिख देना बगल में। तेरा घाटा, मैं बैठूंगा आराम से, लिखो आराम से दुकान पे। डन। थैंक यू। ये क्या बोल रहा है? ना बाबा ना। क्या बोल रहा है? ना बाबा ना। ये क्या बोल रहा है? ना बाबा ना। ये क्या बोल रहा है? ना बाबा ना। ये बताओ, ये दो बार सवाल आया, एक बार पढ़ो। सवाल में तो गड़बड़ क्या है, ऊपर क्या लिखा मैं? कुछ नहीं लिखा। हाय 2021 में आया था बे। मैंने यहाँ लिखा था, नीट में भी आया है, ये नीट में भी आया है, पर सवाल थोड़ा मॉडिफाइड है। ये एम्स में भी आया है, पर सवाल थोड़ा मॉडिफाइड है। तो आराम से पढ़िए। पहली बात अंडरलाइन करेंगे एंडो में। दूसरी बात हाई एक्टिव एनर्जी। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि एक्सो है। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि एक्सो है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये दोनों में से यहां पर भी एक्टिव एनर्जी दी है, यहां पर भी ज्यादा यहां है। ठीक है। अच्छा, अब एक इसी बात पर एक और बात बता देता हूं। आपको नहीं लगता कि इस सवाल में सिर्फ ये दो ऑप्शन बना के आंसर करना चाहिए? नहीं लगता? मत करो, दो बार आया है एग्जाम में कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे जाती है, ए से बी और बी से सी और सी से डी, और ये कह दिया कि एक एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और इसका ये रिएक्शन स्लो है, ये फास्ट है, ये फास्ट है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? क्वेश्चन है ये। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाओ लाइक दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरपूर इस्तेमाल करूंगा इसका। विश्वास करो। हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा। तो जितने स्टेप सुनो, कोई भी स्टेप बिना ट्रांजिशन स्टेट के नहीं जाएगा, बिना इफर्ट के कोई भी स्टेप नहीं जाएगा। तो हर स्टेप में एक पीक बनेगी कटाक। देखो, ये एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर सबसे हाई पीक उसकी होगी जो स्लो है। विच स्टेप हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी? स्लो स्टेप। फास्ट माने इजी ना, फास्ट स्टेप्स हैव लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके ग्राफ को बनाने में मैं दो पॉइंट नोट कर दूं क्या? स्लो स्टेप हैज हाई एक्टिवेशन, स्लो स्टेप हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और फास्ट स्टेप हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी।
तो कुल कितने पीक्स आएंगे इसमें? सब लोग सुन लो, जितने स्टेप उतने पीक। एक पीक, दो पीक, तीन पीक। सुना किसी ने? एवरी स्टेप गोज थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। अगला पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट। अगला पॉइंट, एवरी स्टेप गोज थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। टीएस माने ट्रांजिशन स्टेट। ओके, एंडो है, एक्सो नालायक, एक्सो है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? नीचे आएगा। वो देखो सही बनाया, वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी। जा रहा हूँ, बाय। जितने स्टेप्स उतने ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, आप लोगों ने एक्टिवेशन ध्यान नहीं रखा, रफ में बनाना। देखो, पहले यहां थे हम, पहले यहां थे हम सब एक्सो के एंडो। तो प्रोडक्ट नीचे आएगा, तो रिएक्शन थोड़ा ऊपर लो ताकि जगह नीचे रहे। यहां लेता हूं, वहां तक पहुंचूंगा। यहाँ ये ए है, ए से बी स्लो की फास्ट, तो हाई पीक। ये बोर्ड पे देखो, ये जितना जितना जगह मिले सारा ऑक्यूपाई कर लो, है ना? ये अब बताओ, ये बी पे आ गया। देखो ये जो है ना, ये बी है, इतना एक स्टेप ही तो है। अब बी से कहां जाओगे? सी पे, स्लो की फास्ट। तो इससे नीचे रहना, ओए इससे नीचे रहना बैरियर से। यहां आया सी, देखो इसकी एक्टिवेशन इतनी ही है और इसकी इतनी है, दोनों कितनी है? तो क्या आएगा बताओ नेक्स्ट? सी से डी में कहां जाऊं? नीचे। हाइट कम रखूंगा इससे, इससे भी नीचे आऊंगा। ये डी है, समझ सके तो समझो, समझना। खैर नहीं तेरी अभी नालायक कहीं का। यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर क्या है? रिएक्शन चल रही है। यही अगर एक्सो ना होकर के एंडो होती तब ये ऊपर होता, बस और कुछ नहीं है ना। तो ऐसे ग्राफ भी एग्जाम में आते हैं। Done? पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। यू हैव टू स्टे टिल अख 50। जिसको जाना है बाहर जा सकता है। दरवाजा खुला है। लिखो हेडिंग, ये मैंने पढ़ा दिया, बढ़िया से पढ़ाया। ये भी पढ़ा दिया। अगली हेडिंग, आर्हेनियस इक्वेशन। जिसकी मर्जी हो जाए, कोई वाला हो, फिजिक्स वाला हो, नो रिस्ट्रिक्शन। अगली हेडिंग है आर्हेनियस इक्वेशन। और जिसको चाहे, जो चाहे 10 मिनट रुक जाए, फायदा पाएगा। ये 10 मिनट लेक्चर घर में पढ़ोगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। आर्हेनियस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा ना, रिलेशन बिटवीन के एंड ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच रिलेशन। एंड टेम्परेचर भी है। अरे कॉमा लिख दो क्या? कॉमा लिख सकता हो, तुम क्या कर सकते हो? कॉमा एंड टेम्परेचर, तीन टर्म्स के बीच रिलेशन होगा। हाँ, के बराबर स्मॉल के ए की पावर माइनस ई ए बाई ई ए। ये आपको डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, ठीक है? के बराबर स्मॉल के है कैपिटल ए इंटू एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये सॉल्व करना है। कैप स्मॉल ई कैसे सॉल्व करोगे?
ये बाई आर टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये क्वेश्चन है अपने आप में छोटा सा फार्मूला, डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये है। हाँ, सबके मीनिंग है कि रेट कांस्टेंट ई ए एक्टिवेशन एनर्जी बाय डिफॉल्ट ये फॉरवर्ड होती है। बाय डिफॉल्ट टी इज टेम्परेचर इन केल्विन गाइस, टेम्परेचर इन केल्विन। आर आप ओ मजा तो यहाँ है। आर क्या है? स्टेट से आप मेरे सिलेबस से खत्म हो गया। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बताओ मुझे। इस चैप्टर में जो यूज होगी मैं वो लिखूंगा। एक तो 2 किलो कैलोरी, सॉरी गाइस कैलोरी, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और एक यूज होगी 8.314 किलो उस हाँ, क्या बना? सबका नाम पता। ई की वैल्यू आपको देनी नहीं है कभी भी। ई की वैल्यू 2.2 के आसपास होती है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, पर उसकी वैल्यू आपको लिखनी नहीं होती है। एंटी लॉग लेकर सॉल्व कर लेंगे, आसान हो जाता है। पहले एक बात बता दूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ के बराबर कैपिटल ए एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट के अंदर माइनस ए बाई आर टी। जब ऐसे लिखा जाता है तो पावर नहीं लिखी जाती। ये मैथ से मैं क्या जानूं। एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है ए की पावर। चलो लेते हैं। अच्छा एक बात और, ए तो बताया नहीं क्या है। ए है आपका फेवरेट, ए है आर्हेनियस कांस्टेंट। ओह, ये कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने। कब भी नहीं आएगा कि ये कांस्टेंट कौन सा है, बल्कि ये आएगा, ये है एक एक्सपोनेंशियल से पहले लिखा है तो बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक एक बच्चे को डाउट क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, रिकवरी क्लास, क्या बैकलॉग क्लास, जिंदगी में खराब हो गई वे। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक और इसका नाम है। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, इसी को कभी कभी जेड से लिख देते हैं। जब जेड से लिखेंगे तब नाम होगा कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी। यहां दिख रहा है नीचे किसी को? कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी लिख देना खुद से, मैं आगे लिख देता हूं। स्लाइड चेंज, कोई बात नहीं गाइस, मैं अगली अगली अगले स्लाइड पे लिखता हूं। इन दो नाम लिख दिए, एक और कभी कभी इसको जेड से लिखेंगे, जहां जेड से लिखेंगे वहां नाम होगा हाँ, जहां जेड से लिखेंगे वहां नाम क्या होगा? ए को कभी कभी जेड से लिख देते हैं तो नाम होता है कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी। अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। नाउ टेल मी वन थिंग, यूनिट ऑफ ए क्या होगी?
चलो बताओ। सबसे पहली बात आर्हेनियस की गई एक एक बात, आर्हेनियस से द्वारा की गई एक एक बात, आर्हेनियस इक्वेशन उसकी चर्चा इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। ये तो पता ही नहीं होगा बहुत बहुत से बैचेस को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। ये शुरुआत में कुछ दिन तक मुझे भी नहीं पता था, जब पढ़ता था, पढ़ाते टाइम आया, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्मॉल के की यूनिट क्या होती है? कहां से आया? सेकेंड इनवर्स होती है ना। तो अब यहां पर एक्सपोनेंशियल की कोई यूनिट होगी? इधर बताओ, मेरे एक सवाल है जवाब। ये जो ई है ना, ई एक नंबर है बे, नंबर, नंबर की पावर कुछ भी चढ़ाओ वो नंबर ही रहेगा ना। नहीं 2 की पावर किलो जूल पर मोल थोड़ी होगा, ये सब कट जाएगा। इधर देखो, ये है जूल पर मोल, इसका आएगा जूल पर मोल पर केल्विन, इसका केल्विन केल्विन कट जाएगा, जूल जूल कट जाएगा, मोल मोल कट जाएगा, इसी नंबर। ये पूरा टर्म क्या है? नंबर। तो जो इसकी यूनिट है, कुछ तो बोलो, वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ क्या? यस सर, केवल के पे डिपेंड करेगी। और के की क्या होती है? पर सेकेंड, तो इसका भी पर सेकेंड। तो डन। यूनिट ऑफ के ना, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए इज द, यूनिट ऑफ के इज द सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, यानी टाइम इनवर्स, यानी टाइम इनवर्स। क्या ही नहीं, टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अच्छा कुछ ना करो, बस एक काम करके घर जाओगे आप लोग, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हो। उस वाले इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो, नेचुरल लॉग लेना, नेचुरल लॉग एलन, नहीं पहले टेकिंग लॉग। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो गाइस, टेकिंग लॉग इन इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग एंटी लॉग टेकिंग लॉग एलन इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा? देखो देखो, एलन के बराबर एलन ए ई की पावर वाई नेचुरल लॉग, वाई नेचुरल लॉग, वाई आई एम टेकिंग नेचुरल लॉग। यहाँ ई है ना धरती के बोझ, ई को खत्म करना है मुझे, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो क्या मिलेगा? ये फैजान पता नहीं आजकल कहाँ इसका ध्यान रहता है, पक्का कुछ गड़बड़ है। इसको यहां लाओ, तो एल एन के बराबर एल एन ए अलग हो जाएगा, प्लस एल एन की पावर इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, ले एक बार लिख देता हूं गरीबों, एल एन ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक बात सुन लो फिर लिख लेना, ये लॉग बेस ई है, ये ई है, लॉग ई बेस ई 1, पावर बाहर आ जाएगी खत्म। ठीक है, यू विल गेट एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी से एक सवाल बनता है कंपैरिजन कर करके। नेचुरल लॉग ना लेकर के बेस 10 लूंगा तो क्या होगा? यहां देखो, किसी रिएक्शन का ये कांस्टेंट होता है, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बदलते हैं कि हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के। तो वेरिएबल कौन है बताओ? मेनली के एंड टी, के एंड टी, के एंड टी। अभी तक के क्या था? इससे पहले, इन टॉपिक से पहले तक के कांस्टेंट था, आज वही के वेरिएबल हो गया, बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज टेम्परेचर। यहां तक आया? नहीं आया? तो ग्राफ बनाना होगा इसका, तो एल एन के वर्सेस 1/T का बनाओगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? देखो पहले इसको बेस 10 वाला बनाओ, बेस 10 वाला, फिर जाओगे बेस 10 वाला बनाओ, फिर जाओगे। अबे थोड़ा बैठा करो शांति से यार तुम लोग,
2.3 वाह वाह 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस EA बाई RT। ठीक है, बताओ दोनों में 2.303 से डिवाइड कर दूं पूरे साइड में, तो log के बराबर कट गया log a ना log a माइनस EA बाई 2.303 R इंटू लिख देता हूं 1/T। थोड़ा समझ आया क्या बताना चाह रहा हूं? समझने वालों समझो, ये डॉट डॉट से गोला कैसे बनेगा? हाँ इससे बनेगा। अच्छा ठीक है, इसी बनेगा। ये पार्ट क्या है पता है? कांस्टेंट है ना? और वेरिएबल कौन कौन है इसे बताओ? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ log के एंड 1/T ये दोनों वेरिएबल हैं, इनके बीच ग्राफ बनाइए घर पे, होमवर्क। ग्राफ बिटवीन पहला ln के वर्सेस 1/T, दूसरा log के वर्सेस हाउ आर यू गाइस, log के वर्सेस जस्ट सेकेंड 1/T। स्लोप दोनों का सेम दिखेगा, इंटरसेप्ट बस वैल्यू बदल जाएगी। एक बार डिवाइड में 2.303 आएगा, एक बार नहीं आएगा। आप समझ रहे हो क्या? तो ये इतना करके आओ, फिर कल की क्लास में से खत्म कर देंगे। टाटा बाय बाय।